हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में आपको जो जैव प्रक्रम चैप्टर है उससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर्स यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जैव प्रक्रम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे कैसे। तो आपको बिल्कुल याद करना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है और समझ के लिखना है। एक बार क्लास देखिएगा, समझिएगा और फिर उसके बाद में अपनी कॉपी पर अपने मन से लिखिएगा, बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए, सिर्फ और सिर्फ समझ के लिखना है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चंस के भी आंसर कर पाएंगे और वो भी अच्छे से, अच्छे मार्क के लिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम से आपके जो लॉन्ग आंसर आते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न सिर्फ 2 हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझने हैं। वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, देखिए, अगर वहां से इसी क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा। और अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो आप उसको भी लिख पाएंगे, क्योंकि इतना अच्छे से आपको समझना है। सिर्फ और सिर्फ समझकर आप लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पाचन किसे कहते हैं? पाचन क्या है या किसे कहते हैं? मुंह से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक भोजन में जो परिवर्तन होता है उनका वर्णन कीजिए। कहने का मतलब कुल मिला के अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पाचन किसे कहते हैं, अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेके आई हूँ, और अगर शॉर्ट में आता है तो यहीं से आपको जो शॉर्ट में याद रह सके यहाँ से वो लिखना है। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपको, तो पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं? पाचन किसे कहते हैं या फिर पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं? और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है मुंह से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक भोजन में परिवर्तन क्या क्या होता है, कैसे कैसे जो खाना है वो पचता है, इसका वर्णन आपको करना है। अब आप खाना खाते हैं रोज शाम सुबह, हो सकता है 3 टाइम खाते हो, दोपहर में भी खाते हैं, तो खाने का पाचन कैसे होता है, क्यों हमें बार बार भूख लगती है? तो देखिएगा आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पाचन का अर्थ है, पाचन का अर्थ है जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना। कहने का मतलब जो आप खाना खा रहे हैं वो एकदम से बहुत मोटा मोटा खाते हैं। फिर उसके बाद में हमने लास्ट क्लास में जब शॉर्ट आंसर में कराया था तब भी आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी जो है बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बॉडी कैसे बनती है? पहले तो छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, फिर उन कोशिकाओं का क्या होगा, एक समूह होगा जिसको हम क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। जैसे कि ये हो गई कोशिका, क्या हो गई ये कोशिका, कोशिका का समूह क्या कहलाएगा, ऊतक। क्या कहलाएगा, ऊतक। ऐसे ही कई ऊतक मिलकर के क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, और अंगों से, कई अंगों से क्या होगी, अंग प्रणाली बनेगी। जैसे कि आपकी क्या बनेगी, अंग प्रणाली, जैसे कि आपकी पाचन तंत्र यानी पाचन प्रणाली। ऐसे ही और कई प्रणाली मिलकर के पूरा बॉडी का निर्माण करती हैं, यानी कि एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कोशिका जो है एकदम इतनी छोटी है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब आप सोचिएगा, आप खाना खा रहे हैं इतना मोटा मोटा और कोशिका इतनी छोटी है जिसको हम देख भी नहीं सकते। और ऊर्जा, यानी जो हम खाना खाते हैं इसी से तो ऊर्जा मिलती है, तभी तो हम काम कर पाते हैं। और इन कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए जो कि हमें दिखती भी नहीं है, उनको ही ऊर्जा चाहिए, और खाना हम इतना मोटा मोटा खा रहे हैं। तो हमारे शरीर में इस तरीके की पुर्जे हैं, इस तरीके की एक मशीन है जो कि इन खाना को, बड़े बड़े खाना को एकदम छोटा छोटा बनाती है, और उससे हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, ऊर्जा प्राप्त करती हैं और काम करती हैं, जिससे हम काम कर पाते हैं। तो कैसे पाचन होता है, पहले तो आपने खाना खाया, क्या खाया, खाना। खाना खाने के बाद में
साथ में पानी भी पीते हैं, खाने के साथ भी पानी भी पीते हैं। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो मोटा मोटा खाना होता है, उसके बाद में आप उसको बदलते हैं। किस तरीके से? आप मुंह में रखते हैं खाना, फिर आपके दांत हैं, दांतों से आप चबाते हैं, छोटा छोटा करते हैं। उसके बाद में भी कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है। एंजाइम निकलते हैं, वो आपस में क्रिया कर करके खाने को एकदम छोटा सा बना देते हैं, और फिर उसके बाद में हमारे कोशिकाएं उस खाने से पोषक तत्वों को क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, और उसके बाद में बना देती हैं ऊर्जा, जो कि हमारे काम आती है, यानी जिससे हम काम कर पाते हैं। तो अगला है, जिससे वे रुधिर में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तक कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। अब कैसे पहुंचते हैं ये प्रोसेस हमें पढ़ना है आगे। मुंह से लेकर कोशिकाओं में अवशोषित होने तक भोजन में होने वाले परिवर्तन को विभिन्न चरण, परिवर्तन के क्या है? विभिन्न चरण है। कहने का मतलब आपने मुंह में खाना खाया और उसके बाद में आपकी कोशिकाओं ने वहां से अवशोषित किए, यानी पोषक तत्व जो हम खा रहे हैं उनको अवशोषित किया, और बहुत ही छोटी छोटी अवस्था में, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उसके कितने चरण हैं? निम्नलिखित चरण हैं, जिसमें आपका पहला क्या आएगा? भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को अपने मुख में लेना। कहाँ लेंगे? मुख में। तो मुख द्वारा होता है पहली जो अवस्था है भोजन का अंतर्ग्रहण, और वो कहाँ से हो रही है? मुख से। कहने का मतलब आप जो खाना खा रहे हैं और कोशिकाओं तक पहुंचने तक, यानी कोशिकाएं अवशोषित करने, यहाँ तक विभिन्न चरण हैं, ये आपको लिखना है। फिर पहला चरण आपको हेडिंग डाल के लिखना है भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या लिखेंगे? भोजन का अंतर्ग्रहण, और उसमें लिखेंगे कि मुख द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? भोजन का अंतर्ग्रहण, या पहले आप शॉर्ट में याद कर लेंगे अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण पहला क्या चरण होगा? अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होगा? पाचन। दूसरा क्या होगा? पाचन। तीसरा क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण। और चौथा क्या होगा? स्वांगीकरण। 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 और पांचवा होगा बहिक्षेपण। क्या बोलेंगे? बहिक्षेपण। फिलहाल आपको क्या पूछा है कि अवशोषित होने तक, और याद रखेंगे कोशिकाएं जो भोजन को अवशोषित करते हैं उसको हम कहते हैं स्वांगीकरण। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, इसके बारे में नहीं लिखना है, बहिक्षेपण के बारे में नहीं लिखना है। जितना पूछा गया हम उतना ही बताएंगे। तो मुख से अंतर्ग्रहण किया, फिर उसके बाद में पाचन की क्रिया होगी जिससे खाना पचेगा, फिर क्या होगा? अवशोषण होगा जो कि हमारी छोटी आंत में होगा, और उसके बाद में स्वांगीकरण, यानी कि पूरे शरीर की कोशिकाएं, सभी शरीर के अंग और कोशिकाएं क्या करेंगे? ऊर्जा का अवशोषण करेंगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अंतर्ग्रहण, जो कि कहाँ स्टार्ट होता है? मुख से। क्या बोलेंगे? मुख से स्टार्ट होता है। और अब हम पढ़ेंगे मुख के बारे में कि मुख क्या है। क्या पढ़ने हैं? मुख के बारे में। मुख तथा मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। क्या बोलेंगे? माउथ एंड बकल कैविटी। या भोजन नली का अग्रभाग है। जो आपकी भोजन नली है इसमें आपका मुख भी शामिल है। क्या बोलेंगे? भोजन नली या फिर आहार नाल। आहार नाल याद रखेंगे बच्चे। आहार नाल जो है मनुष्य में लगभग 9 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर? 9 मीटर लंबा आहार नाल होता है। अब आप कहेंगे इतना मीटर लंबा कैसे हो सकता है? तो ये जो आहार नाल है मुख से लेकर गुदा तक। क्या बोलेंगे? मुख से लेकर गुदा तक, जिसमें आपके जो आहार नाल है आगे जैसे आएगी छोटी आंत, बड़ी आंत, ये बिल्कुल ऐसे कुंडलित तरीके से रखी होती है। जब इसको आप सीधा करेंगे तो पूरा नाल कितना? 9 मीटर लंबा जाएगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मुख और मुख गुहा में। मुख क्या है? तो भोजन नली का सबसे अग्रभाग है। मुख क्या है? भोजन नली का सबसे अग्रभाग है, जहां से हमने खाना अंतर्ग्रहण किया, यानी खाना लिया। इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, यानी आप भोजन को मुख में लेते हैं।
दांत भोजन को पीसते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिएगा, समझ में आएगा दांत कितने प्रकार के हैं, हर एक दांत का काम क्या है, ये सब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो दांतों के द्वारा खाने को पीसा जाता है। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाला लार भोजन को निगलने में सहायता करता है। यानी जिनसे क्या होता है, ग्रंथियां क्या करती हैं, ये रस बनाती हैं, और रस में पाए जाते हैं एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, भोजन को निगलने में सहायता करते हैं। और लार भी आपकी भोजन को मिक्स करने में और उसके बाद में निगलने में सहायता करती है। साथ ही साथ तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भाग लेती है लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम। कौन सा बच्चे? टाइलिन नामक एंजाइम, जो कि मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। भोजन का यहाँ और अधिक पाचन नहीं होता है। अब आपको समझना है, जो आपने खाना खाया है, और याद रखेंगे जो खाने का पाचन है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने खाना मुख में रखा और चबाया, फिर उसके बाद में जो मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, एंजाइम बनाती हैं। दो एंजाइम बनाती हैं, जिसमें जो आपका टाइलिन एंजाइम है ये खाने को पचाने में मदद करता है। और खाने में भी किसको पचाते हैं? तो बच्चा याद रखेंगे, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें मेनली जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, या हम कहें जो हमारे शरीर में जिसका पाचन होता है, कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमें पचाना है। खाने में आपने क्या क्या खाया? बहुत सारी चीजें खाते हैं, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो हमको इन तीनों का पाचन कराना होता है। अब याद रखेंगे, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कहाँ से शुरू हो गया? मुख से ही शुरू हुआ। और कौन से एंजाइम द्वारा? तब याद रखेंगे, टाइलिन एंजाइम द्वारा। टाइलिन एंजाइम द्वारा, या इसे ही हम बोलते हैं लार एमाइलेज एंजाइम। लारीय एमाइलेज एंजाइम भी इसको हम बोलते हैं, एमाइलेज, या फिर सलाइवरी एमाइलेज भी इसको बोलते हैं। इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो गया? मुख से शुरू हो गया। कहाँ से शुरू हो गया? मुख से शुरू हो गया। तो खाने का पाचन कहाँ से शुरू हुआ? मुख से। आपको इतना सारा नहीं लिखना है, तो इतना लिखिएगा कि जो खाने का अंतर्ग्रहण है मुख से स्टार्ट करते हैं, मुख से ही खाने का पाचन शुरू हो जाता है। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि एंजाइम बनाती हैं, और टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। यहाँ से मुख खाने का पाचन स्टार्ट हो जाता है। आगे क्या लिखना है? भोजन का यहाँ और अधिक पाचन नहीं होता है। इसका मतलब ये है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पचता तो है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। क्या बोलेंगे? कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि आपने जितना कार्बोहाइड्रेट खाया उतना सब मुख में ही पच गया, बिल्कुल नहीं। थोड़ी मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पचना स्टार्ट हो जाता है। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएं, क्या बोलेंगे? स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद का अनुभव होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप क्या खा रहे हैं? मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, ये सब आपको कौन बताता है? आपके जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाएं बताती हैं। मुख गुहा के पिछले भाग अर्थात ग्रसनी के अंतिम भीतरी छोर पर निगल द्वारा, जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस द्वारा, भोजन लसलसी अवस्था में आगे बढ़ता है। जब आप खाना खाएंगे इस तरीके से, ये आपके मुख है, इसके बाद में यहाँ आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया। अब खाना कहाँ आएगा? अंदर की ओर। जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा होता है इसको ही हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? फेरिंग्स बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। जो खाने के बाद में जो यहाँ पर मुड़ा हुआ हिस्सा होता है अंदर की ओर, आहार नली में, इसको ही हम बोलते हैं ग्रसनी। यहाँ पर पाचन नहीं होता है। मुख में पाचन हुआ, उसके बाद खाना कहाँ आएगा? ग्रसनी तक। ग्रसनी में भी पाचन नहीं होगा, ये सिर्फ उसका मुड़ा हुआ भाग है। अब खाना कहाँ आएगा? तो आगे पढ़ना है। खाना कहाँ आया?
ग्रसिका में, ईसोफेगस में, या हम कहें भोजन नाल में, भोजन नाल में। वो क्या था? ग्रसनी था। जो मुड़ा हुआ हिस्सा था वो ग्रसनी था। जैसे ये आपका मुख का भाग हो गया, खाना यहाँ आया, ये था ग्रसनी। ये मुड़ा हुआ हिस्सा क्या था? ग्रसनी। ग्रसनी में भी पाचन नहीं हुआ। अब कहाँ खाना आएगा? ग्रसिका में, ग्रसिका में। इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ग्रसिका या फिर ईसोफेगस। निगल द्वार से भोजन ग्रसिका या फिर ग्रास नली में आता है। ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता है। इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से अमाशय में आ जाता है। कहने का मतलब मुख गुहा से खाना खाया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ आंशिक रूप से, फिर उसके बाद में खाना ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका या ग्रास नली तक आएगा। यहाँ कोई भी पाचन नहीं होगा और अब खाना कहाँ आ जाएगा? आपके पेट में। कहाँ आएगा? पेट में, जिसको हम कहते हैं अमाशय। क्या बोलेंगे? अमाशय। अब पढ़ेंगे अमाशय के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो अमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिक नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन बनेगा? गैस्ट्रिक हार्मोन बनेगा, जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करेगा। अभी तक जो ग्रंथियां थी, याद रखेंगे आपके मुख में भी लार ग्रंथियां पाई जाती थी। कौन सी? लार ग्रंथियां। और ऐसे ही पेट में कौन सी ग्रंथियां हैं? जठर ग्रंथियां पाई जा रही हैं। कौन सी? जठर ग्रंथियां यहाँ पर हैं। और ये क्या करेंगी? अगर ग्रंथि है तो ये भी क्या करेंगी? एंजाइम बनाएंगी या फिर कोई हार्मोन्स बनाएंगी। तो पहले क्या निकला? जठर ग्रंथियों से हार्मोन निकला, जिसने क्या किया? जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर दिया कि अब आप सक्रिय हो जाइए और एंजाइम बनाइए, क्योंकि खाना पेट में आ चुका है। याद रखेंगे, खाना जो पेट में है लगभग 3 घंटे तक खाली ऐसे ही पड़ा रहता है। 3 घंटे तक खाने का पाचन नहीं होता है। जब हार्मोन जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है तब जाके खाने का पाचन शुरू होता है। फिर जठर ग्रंथियां जब सक्रिय हो जाती हैं तब क्या करती हैं? जठर रस बनाती हैं, जिसमें क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन जो कि एंजाइम है, तथा रेनिन नामक एंजाइम बनाती हैं। जो आपका पेट है इसने क्या क्या बना दिया? जठर रस निकाला, जिसमें क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, पेप्सिन एंजाइम था और साथ ही साथ रेनिन एंजाइम था। अब ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे? दोनों एंजाइम और तीसरा क्या था आपका? अम्ल। ये क्या करेंगे? पाचन में मदद करेंगे, यानी कि खाने को पचाएंगे। एंजाइम होते हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्योंकि यहाँ अम्ल है, ये भोजन को क्या करेगा? अम्लीय बनाएगा, तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। या अक्री पेप्सिन अर्थात पेप्सिनोजन। देखिएगा, हार्मोन ने क्या किया? गैस्ट्रिक हार्मोन ने यानी जठर हार्मोन ने क्या किया? जठर ग्रंथियों को सक्रिय किया कि चलो भाई रस निकालो, रस निकालो, खाना आ चुका है। अब क्या होगा? जठर ग्रंथियों ने, जठर रस ने, वो जो आपका हार्मोन था ये जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर दिया। जठर ग्रंथियों ने क्या किया? जठर रस बनाया, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है। ये एंजाइम इस रूप में नहीं होते हैं। पेप्सिन एंजाइम जो है पेप्सिन के रूप में नहीं था, रेनिन एंजाइम रेनिन के रूप में नहीं था। इसको कौन लाया है? तो HCl अम्ल ने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने पेप्सिन को पेप्सिन बनाया है। तो इससे पहले ये क्या था? इससे पहले ये था पेप्सिनोजन। क्या था? पेप्सिनोजन, यानी कि पेप्सिन का एकदम असक्रिय भाग, ये बिल्कुल सक्रिय नहीं था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 काम। पहली बात तो ये खाने को अम्लीय बना रहा है, दूसरी बात ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये अक्रिय है। किस रूप में? पेप्सिनोजन के रूप में। और पेप्सिनोजन से पेप्सिन किसने बनाया? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। को क्रियाशील बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील है और प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो गया था? मुख से। किसने स्टार्ट किया था? टाइलिन एंजाइम ने। किसने शुरू किया था? टाइलिन। यानी कि टाइलिन ने क्या किया था? आपका जो एंजाइम, वो क्या नाम, कार्बोहाइड्रेट था, इसको आंशिक रूप से पचाया था। ऐसे ही
पेप्सिनोजन एंजाइम क्या कर रहा है? पेप्सिनोजन एंजाइम क्या कर रहा है? प्रोटीन को आंशिक रूप से बदल रहा है, किसमें? पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में। किसमें? पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में। अगला है प्रोटीन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध को फाड़कर उसमें घुली केसिन को अलग कर देता है। कहने का मतलब जो केसिन है ये भी प्रोटीन ही है। क्या है? प्रोटीन ही है। तो जो खाने में प्रोटीन थी उसको किसने पचाया? पेप्सिनोजन ने पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में बदल दिया। जो केसिन प्रोटीन थी जो कि दूध में थी, ये किसने पचाई? ये आपका रेनिन एंजाइम ने पचा दिया। अगला है, जिससे उसका आगे पाचन हो सके, अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे रहता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ भोजन अवलेह के रूप में आ जाता है। भोजन को इस स्वरूप को कायम कहा जाता है। कहने का मतलब जब आपका खाना पेट में आ गया यानी कि अमाशय में आ गया, उसके बाद में जो आपका प्रोटीन था उसका भी आंशिक रूप से पाचन हो गया, तब उस खाने को हमने क्या नाम दिया? कायम। क्या नाम देंगे? कायम। अब बढ़ेंगे आगे। अब खाना कहाँ आया? पेट से ग्रहणी में आया, यानी कि ये जो है ये छोटी आंत का भाग है। क्या बोलेंगे? छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का पहला भाग है। जो आपकी आंत है इस तरीके से रखी हुई है, इसका जो पहला वाला भाग है ये, इसी को कहते हैं ग्रहणी। क्या बोलेंगे? ग्रहणी। इसमें क्या होता है? ये सीधे डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? अमाशय से, पेट से। तो पेट से खाना अब कहाँ आ जाएगा? छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में। अमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग अर्थात ग्रहणी या ड्यूडेनम में पहुंचता है। पेट के बाद यानी अमाशय के बाद खाना कहाँ आएगा? छोटी आंत में, और छोटी आंत के पहले हिस्से में आएगा जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी। यहाँ पर क्या होता है? ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस, जो आपकी ये ग्रहणी है, इसका एक तरफ क्या होता है? एक तरफ से लीवर जुड़ा होता है और एक तरफ से अग्न्याशय जुड़ा होता है। तो अग्नाशय कुछ रस बनाता है जिसको कहते हैं अग्नाशयी रस, ये भी ड्यूडेनम भाग में छोड़ रहा है। इसी तरह से लीवर यानी यकृत भी कुछ रस बनाता है जो कि ग्रहणी भाग में छोड़ रहा है। ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर के मिलता है। याद रहेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस कौन बनाता है, या आप बताएंगे लीवर या यकृत। अगला है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंजाइम नहीं होता है लेकिन फिर भी पित्त रस पाचन में बहुत ही मदद करता है, जबकि अग्नाशयी रस में आपको एंजाइम देखने को मिलेंगे। तो जो आपका ड्यूडेनम था, इससे एक तरफ से अग्नाशय जुड़ा है, दूसरी तरफ से यकृत जुड़ा है। यकृत ने अपना जूस बनाया, कहाँ छोड़ दिया? ग्रहणी में। और इसी तरीके से अग्नाशय ने भी अपना रस बनाया और कहाँ छोड़ दिया? ग्रहणी यानी ड्यूडेनम भाग में। अब क्या होगा? यहाँ पर कायम में अग्नाशयिक रस में उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नांकित परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब जो कायम है, अब इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? भोजन को कायम नाम दे रहे हैं। पेट से ड्यूडेनम तक आने में जो खाना होता है उसको हम कायम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कायम। अब क्या होगा? छोटी आंत की बात है। ट्रिप्सिन एंजाइम, क्या बोलेंगे? ट्रिप्सिन एंजाइम या भोजन को प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। जो अभी प्रोटीन पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बना था, इस पर काम करता है कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रोटीन था इसको पूर्ण रूप से कौन पचाएगा? तो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। और इससे पहले किसने शुरू किया था पचाने के लिए? अगला है लाइपेज एंजाइम। क्या बोलेंगे? लाइपेज या भोजन की वसा पर क्रिया कर उसे वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो जो भोजन में वसा उपस्थित थी, फैट उपस्थित थी, उसको कौन तोड़ रहा है? लाइपेज एंजाइम। किसमें? तो वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में। अब जो आपका ड्यूडेनम भाग है, या हम कहें छोटी भाग है, यहाँ पर छोटी आंत में
खाने का पूर्ण तरीके से पाचन हो रहा है, यानी कि ट्रिप्सिन भी जो प्रोटीन है इसका भी पूर्ण पाचन हो रहा है जो आपका आंशिक रूप से पचा था। और लाइपेज से आपका वसा भी यहाँ पर पूर्ण पचित हो रहा है और किसमें टूट रहा है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट रहा है। अगला है एमाइलेज, एमाइलेज होगा, ठीक है, एमाइलोप्सिन या फिर एमाइलेज कहते हैं, जो कि अग्नाशयी एमाइलेज, अग्नाशयी एमाइलेज, अग्नाशयी एमाइलेज। यह कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करता है, उन्हें माल्टोज और शर्करा में बदल देता है, अन्य शर्कराओं में बदल देता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पूर्ण रूप से पाचन हुआ। क्या हुआ, यहाँ पूर्ण पाचन हुआ। कुल मिला के अब आपका यहाँ तक जो आपकी कौन सी क्रिया थी, एक तो अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण तो मुख में शुरू हो गई थी, अंतर्ग्रहण ये तो मुख तक थी कि मुख में आपने खाना रखा। अब यहाँ तक पाचन की क्रिया आपकी पूर्ण हो गई है। कहाँ, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है कार्बोहाइड्रेट का और वसा का और प्रोटीन का। अब क्या होगा, अब होगा आपका शेषांत्र इलियम, ये आपका छोटी आंत का लास्ट वाला भाग है, छोटी आंत। ग्रहणी में भोजन के लगभग सभी अवयवों पर क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा अधिकांश पाचन हो जाता है। इसके पश्चात छोटी आंत के शेष भाग, जिसे शेषांत्र यानी कि इलियम कहते हैं, में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंत रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। कहने का मतलब ड्यूडेनम भाग में छोटी आंत में खाने का पूर्ण पाचन होता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो छोटी आंत है इसके भी 3 भाग हैं। तो पहली जो भाग था ड्यूडेनम, इसमें क्या हुआ, अधिकांश पाचन हो गया। कितना, खाने का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सभी का अधिकांश पाचन हो गया। थोड़ा बहुत खाना बचेगा जो कि कहाँ पर आएगा, आपके इलियम भाग में आएगा, शेषांत्र में आएगा। और यहाँ से यानी ये छोटी आंत का भाग है और ये क्या करेगा, एक रस निकालेगा जिसको कहते हैं आंती रस। क्या निकालेगा, रस निकालेगा जिसको कहते हैं आंती रस। तो इसमें होंगे आपके एंजाइम जो कि होगा सुक्रेज, सुक्रोज नहीं, ये सुक्रेज है। सुक्रेज क्या करेगा, शर्करा को ग्लूकोज में बदल देगा। ये क्या करता है, सुक्रेज एंजाइम शर्करा को, या हम कहें सुक्रोज को, क्या बोलेंगे, सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देगा। अगला निकलेगा लेक्टेज एंजाइम, ये आंतरीय रस से ही निकले हैं सभी एंजाइम्स, ठीक है। लेक्टेज जो कि लेक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलेगा। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। इरोप्सिन एंजाइम प्रोटीन तथा इसके अवयवों अमीनो अम्ल में बदलेगा। इसी तरीके से अब जो है आपका खाने का पूर्ण पाचन इलियम भाग तक हो गया। अधिकांश कहाँ बचा था, ड्यूडेनम में, ग्रहणी में, और जो शेष थोड़ा बहुत बच गया था वो इलियम भाग में हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका अवशोषण। क्या स्टार्ट होगा, अवशोषण, अवशोषण। फिर उसके बाद में क्या आएगा, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इसके पश्चात पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में ही, विशेषकर इसके पश्च भाग में, कहाँ, पश्च भाग में अवशोषित हो जाता है। छोटी आंत में इसके लिए उपस्थित रसांकुर द्वारा अवशोषण तल अत्यधिक बड़ा हुआ होता है। यह अवशोषित पोषक पदार्थ रुधिर से होते हुए शरीर के विभिन्न ऊतकों में उपस्थित ऊतक द्रव्य के माध्यम से कोशिकाओं में चले जाते हैं। नहीं समझ में आया होगा कुछ भी। छोटी आंत में खाने का पूर्ण पाचन हो गया। अब जो छोटी आंत का लास्ट वाला पार्ट है, इसमें कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविली, माइक्रोविली या माइक्रोविलाई, आप जो भी कहना चाहें, माइक्रोविली या माइक्रोविलाई या फिर खाली विलाई भी हम कह सकते हैं। इस तरीके की उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि क्या काम करती हैं, जो पचा हुआ खाना था
इनका पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती हैं। क्या करती हैं? खाने का अवशोषण कर लेती हैं। अब क्या होता है, इन्हीं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करती है, इसकी दीवारें ब्लड में पोषक तत्वों को छोड़ देती हैं, अवशोषित करके ब्लड में पोषक तत्वों को छोड़ देती है। अब ब्लड क्या करता है, आप जानते हैं, सर से लेकर पांव तक ब्लड जो है, खून जो है 24 घंटे दौड़ता रहता है, 24 घंटे दौड़ता रहता है। और इसी अब ब्लड में पोषक तत्व जब आ चुके हैं तो कोशिका की अंगों की हर एक कोशिका क्या करेगी, वहां से ऊर्जा प्राप्त कर लेगी। क्या करेगी? वहां से ऊर्जा प्राप्त कर लेगी। अब आती है आपकी बड़ी आंत, गुदा तथा गुदाद्वार। इसमें क्या होगा, जो आपने खाना खा लिया था, पच भी गया, स्वांगीकरण भी हो गया। अब ये क्रिया है वैक्षेपण की। स्वांगीकरण क्या हुआ, मतलब कि बॉडी में उपस्थित सभी कोशिकाओं ने पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया है, यानी कि ऊर्जा बनाने के लिए अब वो उनके पास जो पोषक तत्व थे वो पहुंच गए हैं। अब जो खाना नहीं पचा, ऐसा तो है नहीं कि जितना आपने खाना खाया उतना सारा पच गया। जो अपचित खाना था, जो खाना नहीं पचा था, उसका क्या होगा? आहार नाल के इस भाग में अपच तथा अपशिष्ट भोजन में से जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में कर लिया जाता है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी तक जल की कहीं पर जिक्र हुआ नहीं, सिर्फ खाने का ही हुआ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो जल का अवशोषण कहाँ पर हुआ है? जल का अवशोषण हुआ है आपके बड़ी आंत में। पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, पचा हुआ भोजन जो कि अवशोषित होकर कोशिकाओं के द्रव्य तक पहुंचता है, इस भोजन के तत्वों को जीव द्रव्य के स्वरूप में आत्मसात विलीन कर लिया जाता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ये मैंने सरल भाषा में आपको बता दिया है कि सभी कोशिकाओं, यानी शरीर के सभी कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों का प्राप्त करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। तो ये आपका था पहले क्वेश्चन का आंसर। आपको लॉन्ग लग रहा होगा क्योंकि मैंने समझाया है। सिर्फ बातों को समझिए और लिखिए एक बार जब आप समझ कर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे आप रटेंगे तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल पड़े। तो आज की क्लास में यही एक क्वेश्चन रखते हैं। अगली क्लास में हम आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू।